प्रेमनगर राज्य के एक छोटे से गांव तुनपुर में राजू नाम का बदनसीब व्यक्ति रहता था। राजू के परिवार में कोई नहीं था। राजू अनाथ था। राजू जब थोड़ा समझदार हुआ ही था, तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से राजू अकेले ही रहता था। राजू गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहता था। राजू की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो बहुत गरीब था। राजू किसी तरह दूसरों के खेतों में काम कर अपना पेट पालता था। राजू ने बचपन से बहुत परेशानियां देखी थीं, परंतु उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा था। राजू हमेशा सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि आज उसकी नसीब भले उसका साथ ना दे रही हो, पर उसको भरोसा था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक न एक दिन उसकी नसीब भी बदल जाएंगी और उसके तकदीर का दरवाजा भी खुल जाएगा। एक दिन इसी तरह राजू श्यामलाल जमींदार के खेत पर काम कर रहा था और श्यामलाल पास ही के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। राजू अपने काम में मस्त होता है, तभी राजू को श्यामलाल के रोने की आवाज आती है। श्यामलाल को रोता देख राजू फौरन उसके पास जाता है। क्या हुआ मालिक? आप क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। राजू से इस तरह मदद के लिए सुन श्यामलाल थोड़ा भड़क जाता है। अरे राजू, तू क्या मेरी मदद करेगा जब तू अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता? तू किसी की मदद करने लायक होता तो आज मेरी जमीन पर काम नहीं कर रहा होता। सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब नसीब का खेल होता है और नसीब एक तराजू की तरह होती है। जिसके तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक जाएगी। मेरा क्या है, मैं बस अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूं। आज नहीं तो कल नसीब का तराजू मेरी तरफ भी झुकेगा और मेरे भी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। राजू से इस तरह की बातें सुन श्यामलाल को बहुत प्रसन्नता होती है। क्या बात है राजू, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी मुसीबत से तू अपनी जिंदगी काट रहा है, फिर भी तू अपनी हिम्मत नहीं हारता। ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी। ये सब तो मेरे पिताजी की सीख का नतीजा है। मैं जब भी किसी चीज के लिए जिद करता था, तब तब मेरे पिताजी मुझे बस एक चीज कहते थे। देख बेटा राजू, आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, पर तू मेरी ये बात याद रखना, हमारी ये जिंदगी भी किसी मौसम की तरह है। कभी बहुत धूप तो कभी बहुत ठंड तो कभी बहुत वर्षा, पर तुम्हें उस एक वृक्ष की तरह हमेशा डट के खड़े रहना होगा और बस मेहनत करते रहना होगा, क्योंकि हर मौसम का एक समय होता है। इसी तरह हर दुख का भी एक समय होता है। एक ना एक दिन वो भी समाप्त हो ही जाएगा। बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। वाह, क्या सोच थी तुम्हारे पिताजी की। काश मैं भी उनसे मिल पाता। अरे सेठ जी, ये सब तो बीती बातें हैं, ये सब छोड़िए और मुझे पहले ये बताइए, आप क्यों रो रहे थे? अरे राजू, अब क्या बताऊं तुझे। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं। क्या हुआ सेठ जी? जरा साफ साफ बताइए। राजू, मेरे पास मेरे पिताजी की एक जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का पूरा हक बनता है, पर मेरे चाचा के बच्चों ने उस पर अपना हक जता लिया है। बस इतनी सी बात। एक काम कीजिए सेठ जी, आप अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाकर अपने चचेरे भाइयों पर जमीन हड़पने का केस कर दीजिए। अरे इसका कोई फायदा नहीं है राजू। हमारे गांव का विधायक मेरे चाचा के लड़के का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए तो इतना परेशान हूं। क्योंकि अगर गांव का विधायक उनके साथ है तो मैं कानूनी तौर पर भी उस जमीन को अपना साबित नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे चचेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती भी शुरू करवा दी है। हाँ सेठ जी, आपकी ये बात तो सही है, और अगर आप कानूनी तौर पर जमीन को अपने नाम करने की सोचोगे तो शायद आपके पोते बड़े हो जाएं, पर केस चलता रहेगा। हाँ राजू, अब तू ही बता मैं क्या करूं। वो जमीन मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके ली थी। मैं किसी भी हाल में वो जमीन अपने नाम करके रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक तरकीब है सेठ जी, जिससे आपके चचेरे भाई खुद ये जमीन आपके नाम करवा देंगे। क्या बोल रहा है राजू? जल्दी बता मुझे भी वो तरकीब। राजू ने अपनी पूरी तरकीब श्यामलाल को समझा दी। तरकीब सुनते ही श्यामलाल राजू से कहता है। क्या बात है राजू, क्या तरकीब निकाली है? तू तो बहुत समझदार है। धन्यवाद सेठ जी। राजू, अगर तेरी ये तरकीब काम आई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं ये वादा करता हूं, अभी जिस जमीन पर तू काम कर रहा है मैं ये तेरे नाम कर दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है सेठ जी, आप तो मेरे अन्नदाता हो। आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है राजू, कल से ही अपने इस तरकीब पर काम करना शुरू कर देना। जी सेठ जी,
कल से ही मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। राजू फिर से अपने काम पर लग जाता है। अगली सुबह राजू श्यामलाल के चचेरे भाइयों के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम? और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। बस क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हों और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब श्यामलाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में? क्या कहा श्यामलाल ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। किशन के मना करने के बाद राजू जाने लगता है। तभी रमेश किशन से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि श्यामलाल ने उनके बारे में राजू को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा, एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। किशन के बुलाने पर राजू फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ, श्यामलाल हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके यहाँ आने से पहले मैं श्यामलाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वो एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको श्यामलाल ने हमारे बारे में? अरे हुआ ये कि जब मेरी श्यामलाल सेठ से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार किशन सेठ और रमेश सेठ से ज्यादा मजूरी कोई नहीं देता, तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मजूरी मिले। वाह क्या बात कही है आपने सेठ जी। श्यामलाल सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। किशन और रमेश दोनों भी राजू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। किशन के कहते ही राजू उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक राजू किशन और रमेश के खेतों पर काम करता है। राजू बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वो समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। राजू को इतनी मेहनत करते देख किशन और रमेश आपस में बात करते हैं। अरे रमेश भैया, ये राजू तो बहुत मेहनती है, ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पते की कर रहा है। अच्छा हुआ राजू को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है राजू। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। राजू ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह किशन और रमेश अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजू काम कर रहा होता है। राजू को रविवार को भी काम करता देख किशन बोलता है। अरे राजू भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो, आज तो आराम कर लिया होता। आराम? वो क्या होता है सेठ जी? अकेला रहता हूं घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूं और काम पर लग जाता हूं। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो, जाओ जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं, मुझे काम करना पसंद है। ठीक है राजू, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद किशन और रमेश खेत को राजू के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब किशन और रमेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं।
क्या हुआ थानेदार साहब? यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े थानेदार को दिखा दिए थे ना। अच्छा, ये जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूं। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में किसी की लाश गाड़ी हुई होती है, जिसका सिर्फ कंकाल बचा होता है। कंकाल को देख दोनों भाई की हवा टाइट हो जाती है। ये कहाँ से आया हमारे जमीन में? चलो, अब बहाना मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उसे अपनी जमीन में गाड़ो और फिर बोलो ये क्या है। नहीं थानेदार साहब, ये सब क्या है? ये यहाँ कैसे आया? हमें कुछ नहीं पता है। चलो, अब झूठ मत बोलो। तुम दोनों तो अब गए। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की होगी। फांसी और उम्र कैद सुन दोनों भाई डर जाते हैं और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहाँ से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। वाह, क्या बात है! तुम्हारी जमीन से कंकाल निकलते ही हमारी जमीन से इस जमीन पर आ गए। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां राजू आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ राजू, देखो, पता नहीं कहाँ से हमारे जमीन में ये कंकाल आ गया है। राजू कंकाल का नाम सुनते ही चौंक कर बोलता है। क्या कंकाल? ये कहाँ से आ गया? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। हाँ राजू, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर-पुसुर करता देख थानेदार कहता है। चलो, अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। थानेदार साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो, किसको लेके जाऊं मैं जेल। ठीक है थानेदार साहब। राजू, किशन और रमेश थानेदार से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। राजू भाई, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ भाई, जिससे हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं, इस कंकाल को देख के तो लगता है काफी महीनों पहले से इसे जमीन में डाला गया होगा। एक तो किशन फांसी की बात सुन बहुत डरा हुआ था और राजू से ये सुनते ही किशन डर के फटाफट पूरी कहानी राजू को बता देता है। देखो राजू भाई, सच्ची सच्ची कहूं, ये जमीन तो हमने बस महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई श्यामलाल से। किशन से हड़पने की बात सुन राजू ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़प्पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। किशन जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी राजू को बता देता है। किशन से पूरी कहानी मुंह जबानी सुनते ही राजू कहता है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बताओ राजू भाई, जल्दी बताओ। तरकीब बताने से पहले आप मुझे ये बताओ, आपके लिए ये जमीन प्यारी है या आप दोनों की जान? इसमें कोई कहने की बात थोड़ी है राजू, हमें जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बोल दीजिए ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। थानेदार को बोलना हमने तो बस 1 महीना पहले ही ये जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे राजू, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये थानेदार को बोलोगे ये जमीन श्यामलाल सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? श्यामलाल सेठ को, और श्यामलाल सेठ के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। राजू की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह राजू भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। राजू की तरकीब सुन तीनों थानेदार के पास जाते हैं और थानेदार को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे राजू ने उन्हें कहा था। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए ये जमीन हमारे चचेरे भाई श्यामलाल से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो। नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो राजू से पूछ लीजिए। ये हमारे पास बस अभी काम कर रहा है, इसके पहले ये श्यामलाल के पास काम करता था। बोलो राजू, ये जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब,
ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। किशन सेठ और रमेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम कराना शुरू किया है। राजू से ये सब सुनने के बाद थानेदार राजू को श्यामलाल को बुलाने बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो राजू, जाओ और श्यामलाल को बुलाकर लाओ। राजू फौरन जाकर श्यामलाल को बुला लाता है, पर श्यामलाल अपने साथ पूरे जिले के एसीपी साहब को लाता है। सलाम सर जी, आप यहाँ। हाँ, बस यहाँ पास से गुजर रहा था तो भीड़ देख यहाँ चला आया। बोलो यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों के जमीन से ये कंकाल निकला है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि यह जमीन श्यामलाल की है। थानेदार ने पूरी कहानी एसीपी को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख किशन एसीपी को बोलता है। नहीं सर जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम बस कुछ समय से यहाँ काम करा रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर राजू से पूछ लीजिए। हाँ साहब, ये जमीन श्यामलाल सेठ की है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन श्यामलाल की है? मेरे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन श्यामलाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वो केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार, एक काम करो, तुम जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। एसीपी के कहते ही थानेदार वहां से चला जाता है। चलो अब श्यामलाल तुम बताओ, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया? तुमने किसको मार के यहाँ डाला है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। ये सब तो हमारा प्लान था इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। श्यामलाल से यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। हाँ एसीपी साहब, मैंने भी दोनों ने जो जो बातें मुझे कहा है सब रिकॉर्ड भी कर लिया है मेरे फोन में। आप चाहे तो ये रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं सबूत के तौर पर। राजू को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि यह सब श्यामलाल और राजू ने मिलकर किया है। अब तो उन दोनों के खिलाफ एसीपी के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए एसीपी साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी श्यामलाल भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिल के रहेगी। और रही बात जमीन की, तो वो श्यामलाल की थी और रहेगी। तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। किशन और रमेश दोनों एसीपी और श्यामलाल से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख श्यामलाल दोनों को माफ कर देता है। एसीपी को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। श्यामलाल के केस वापस लेते ही एसीपी वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है किशन, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में श्यामलाल राजू को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक राजू को बना देता है। राजू, जैसे कि मैंने वादा किया था, उस दिन जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वह जमीन तुम्हारी है और तुम उसके मालिक। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो तुमने क्या कहा था मुझे। बस मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, तुम्हारे तकदीर का दरवाजा खुल गया और अब तुम भी एक जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहां काम नहीं करना होगा। दोस्तों, इस तरह राजू ने अपने मेहनत और दिमाग से श्यामलाल को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगी भाइयों को भी सबक सिखा दिया। और इस तरह राजू ने अपने मेहनत और दिमाग की मदद से अपने फूटी किस्मत बदल दी और अब वो भी एक बड़े से जमीन का मालिक बन गया था। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था जिसका नाम था हरिपुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था, जहां लोग खेतीबाड़ी और जंगल से जुड़ी चीजों पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। रामू के वैसे तो 2 बेटे थे, परंतु दोनों ने शादी के बाद रामू को छोड़ दिया था। अब वो अपनी पत्नी कमला के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। रामू, सुनो तो मेरी बात, इतनी सुबह सुबह जंगल मत जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं और कल रात भर तुम्हें नींद भी नहीं आई थी।
इतनी उम्र में तुम इतना काम करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पिछले हफ्ते भी तुम्हें चक्कर आए थे, याद है ना? कमला, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। अगर मैं जंगल नहीं गया, लकड़ियां नहीं काटी, तो तुम्हारे और मेरे खाने के लिए अनाज कहां से आएगा? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरी ताकत भले ही कम हो गई हो, परंतु मुझे अपना घर तो चलाना होगा ना। ये झोपड़ी, ये छोटा सा आंगन, इनका खर्च, तुम्हारे मेरे खाने का खर्च, ये भी तो संभालना है। मुझे तो मजबूरी में जाना पड़ता है। पर रामू, ऐसा कब तक चलेगा? सोचो जरा। मैं हर दिन डरती हूँ कि तुम कहीं कमजोरी से जंगल में जाकर बेहोश ना हो जाओ। मैं सोचती थी कि हमारे बेटे बड़े होके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, लेकिन उन दोनों ने शादी के बाद हमें अकेला छोड़ दिया है। अब बस तुम और मैं हूँ, और तुम्हारी ये खराब सेहत मुझे हर पल डराती है। तुम्हारे पास जंगल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? हाँ कमला, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावनाओं को। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे बेटों ने हमें छोड़ दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे और दुख सुख में हमारा साथ देंगे। पर शादी के बाद तो मानो वो हमें जानते ही नहीं हैं। अब तो उनकी खबर भी नहीं मिलती है। और जैसा उनका बर्ताव है, अब मैं उनके लिए बैठकर रो तो नहीं सकता। अगर मैं आज लकड़ियां बेचने नहीं गया तो कल खाने को कुछ नहीं होगा। इस उम्र में भी मुझे काम करना ही होगा, वरना हमारा सहारा कौन बनेगा? कोई तो नहीं है जो हमारी मदद करे। ठीक है रामू, मैं भी तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, पर जंगल जाने से पहले कुछ खा लो। खाली पेट मत जाओ, वरना रास्ते में कहीं चक्कर आ गया तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। अब मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो। कल की बची सब्जी भी है, उसे गर्म कर देती हूँ। नहीं कमला, वक्त नहीं है। बाजार में देर हुई तो लकड़ियां कौन खरीदेगा? सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है, लोग जल्दी जल्दी सामान लेते हैं। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आकर खा लूंगा। मुझे जरा मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दो, और मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और धीमे कदमों से जंगल की ओर चल पड़ता है। कमला उसे जाते हुए चुपचाप देखती है। उसकी आंखों में चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। रामू जंगल से लकड़ियां बेचकर लौट रहा था। तभी चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ता है। वो देखता है कि यह एक पुराना घड़ा है। ये घड़ा किसका होगा? भला कोई रास्ते में अपना घड़ा क्यों छोड़ जाएगा? खैर, जो भी हो, इसे मैं घर ले चलता हूँ, किसी काम तो आएगा। रामू घड़े को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। कमला, देख तो जरा, आज मैं जंगल से ये घड़ा उठा लाया। रास्ते में पड़ा था, सोचा घर ले आऊं, किसी काम तो आएगा। अरे रामू, ये घड़ा क्यों उठा लाए? लकड़ियां तो ठीक से बिकी या बस यही उठाकर ले आए? दिन भर की मेहनत का क्या हुआ? लकड़ियां बिकी तो है, परंतु केवल 30 रुपए ही मिले। बाजार में कोई दाम नहीं देता आजकल। रास्ते में ये घड़ा देखा तो सोचा कुछ काम आ जाएगा। पानी भरने में या कुछ सामान रखने में इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, वैसे तो तुमने सही किया। अपने घर का मटका भी कई जगहों से टूट गया है, जिस कारण पानी भरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये गंदा जरूर है, पर शायद साफ हो जाए। लाओ, इसे मैं साफ कर देती हूँ। एक काम करो, पानी ला दो पास से, थोड़ा धो दूं तो साफ हो जाएगा। हाँ, साफ कर दो। आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, दिन भर चलते चलते थक गया। अगर ये घड़ा काम का निकला तो कम से कम एक परेशानी तो कम होगी। कुछ तो अच्छा हो जाए इस घर में। कमला घड़े को पानी से साफ करने लगती है। रामू पास बैठे उसे देख रहा है। तभी अचानक घड़े से हल्का धुआं निकलने लगता है और उस धुएं के बीच से एक मायावी व्यक्ति बाहर निकलता है। सुनो रामू और कमला, तुम दोनों ने मुझे इस घड़े से बाहर बुलाया है। मैं इस घड़े की रखवाली करता हूँ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। जो भी चीज तुम इसमें डालोगे वो 10 गुना हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तो केवल इस घड़े को धोने के लिए इसमें पानी डाला था। ये सब तो मेरे समझ से बाहर है। रामू देखो ना, मुझे तो डर लग रहा है। ये कहीं कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ कमला, ठीक कह रही हो तुम। आप अचानक कहाँ से निकल आए? मुझे तो ये घड़ा जंगल में पड़ा हुआ मिला था। हमने तो सोचा कि बस पानी रखने के काम आएगा। जादुई घड़ा, ये तो पहले कभी सुना भी नहीं। सच बोल रहे हो या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये घड़ा पुराने जमाने का है और इसमें कई मायावी ताकत है। लेकिन एक बात सुन लो, ये तभी काम करेगा जब तुम शुद्ध मन से कुछ डालोगे। अगर लालच किया तो ये खाली रह जाएगा। मैं इसे अच्छे लोगों के लिए छोड़ गया था। शुद्ध मन मतलब क्या? हम तो दिन भर मेहनत करके बस अपने लिए 2 रोटी कमाते हैं।
ये जादू वादू हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता है। और आप कौन है जो ये सब बता रहे हो? कहीं कोई चाल तो नहीं? हाँ, कमला की बातों में तो दम है। जादुई घड़ा सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हमें क्या फायदा? आज लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे आए, तब जाकर हम कल का खाना खा पाते हैं। अगर ये घड़ा सच में किसी भी चीज को 10 गुना करता है, तो कुछ डालकर देखे क्या? पर सच बोलिए, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं है रामू। मैं कोई चालबाज नहीं हूं। ये घड़ा तुम्हारा है, क्योंकि इसे तुमने उठाया है। बस इतना याद रखो, इसे इस्तेमाल करते वक्त लालच मत करना। जो चाहिए वो साफ दिल से मांगना, जिससे गरीबों का भला और साथ साथ तुम्हारा भी भला हो सके। चलो, अब मैं जा रहा हूं, इसे तुम आजमा कर देख लो। रामू और कमला को जादुई घड़े की ताकत बताकर घड़े से प्रकट हुआ मायावी फिर से हवा की तरह गायब हो जाता है। ठीक है, यदि ये सच में कोई जादुई घड़ा है तो ये अचानक गायब होने वाली बात कुछ समझ नहीं आई। हम तो बस मेहनत करके कमाते खाते हैं, ये जादू वगैरह से तो हम दूर ही रहते हैं। चलो रामू, इसे आजमा कर देखते हैं, कुछ फल डालकर देखते हैं कुछ होता है या नहीं। मैं अभी जाकर बागान से एक सेब तोड़कर लाती हूँ। हाँ कमला, क्यों नहीं? दिन भर के थकान के बाद अगर ये सच में काम कर गया, तो शायद कल भूखा ना सोना पड़े। एक सेब डालकर देखते हैं। यदि एक का 10 हो गया तो बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। बोलो ठीक है ना? रामू की बात सुनकर कमला भी एक सेब लाकर घड़े में डाल देती है और देखते ही देखते वो एक सेब का 10 सेब हो जाते हैं। कमला, ये देखो, ये तो सच में जादुई घड़ा है। एक सेब डाला था, एक का 10 हो गया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, उस मायावी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। रामू, इतने फलों का अब हम क्या करेंगे? इस घड़े से तो हम पूरे गांव के लिए खाने पीने का सामान निकाल सकते हैं, पर अगर किसी को इस घड़े के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा कमला। अब हम इसका इस्तेमाल बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलने के लिए कर सकते हैं। कल मैं इन्हें बाजार ले जाऊंगा, सस्ते दामों पर बेच दूंगा, तो कम से कम कुछ पैसे तो कमा पाऊंगा। फिर उन पैसों से तेल चावल ले आऊंगा, जिससे घर में कुछ दिन चैन से गुजरे। सच में रामू, अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। पिछले हफ्ते तो चावल खत्म हो गए थे, सूखी रोटी खाकर सोए थे, पर मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने पूछा कि इतने फल कहाँ से आए तो क्या कहोगे? लोग बातें बनाएंगे। कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर किसी ने कुछ पूछा भी तो बोल दूंगा, जंगल के अंदर कुछ पेड़ मिले तो उन्हीं से तोड़कर लाया हूं। कौन जाकर देखने वाला है? और वैसे भी ये फल तो सच के है, पर हमें इस घड़े को थोड़ा संभल कर रखना होगा। किसी को भी ये नहीं मिलना चाहिए, वरना कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। ठीक है रामू, जैसा तुम कहो। अगर सच में इन फलों को बेचकर अच्छी कमाई हुई तो तुम्हें भी जंगल जाने से आराम तो मिलेगा, पर अभी के लिए इन्हें ढक कर रख दो और चलकर कुछ खा लो। अगली सुबह रामू घड़े से निकले हुए फलों को एक टोकरी में रखता है और उन्हें लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, मानो उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागी हो। आज अगर ये फल अच्छे दामों में बिक गए, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए आराम मिलेगा। कमला भी खुश हो जाएगी और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। बाजार में पहुंचकर रामू फलों को सजाकर बैठ जाता है। फल इतने ताजे और चमकदार दिख रहे थे कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। बाबा, ये सेब कितने के बेच रहे हो? ज्यादा के नहीं है बेटा, बस 2 रुपए का एक सेब है। क्या 2 रुपए का एक सेब? इतने सस्ते क्यों बाबा? क्या बताऊं बेटा, मैं लोगों से ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना चाहता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए जिससे मैं भी खुश रहूं और ग्राहक भी खुश रहे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है तो मुझे 5 सेब दे दो। रामू के सेब इतने सस्ते होने के वजह से कुछ ही देर में उसके सारे सेब बिक जाते हैं। कमला, देखो जरा, आज बाजार में सेब बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। मैं जो 50 सेब ले गया था वो तो हाथों हाथ बिक गए और 100 रुपए की कमाई भी हो गई। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे सबको सेब खाना बहुत पसंद है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छा हुआ। 100 रुपए, इतने दिनों बाद कुछ अच्छी कमाई हुई है। ये सब जादुई घड़े का कमाल है, वरना तो दिन भर जंगल में मेहनत करने के बाद 50 रुपए भी बड़े मुश्किल से मिलते थे। तुम जो सेब ले गए थे सब बिक गए, कुछ नहीं बचा क्या? हाँ कमला, सब बिक गए। लोग पूछ रहे थे कि इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हो। मैंने तो कह दिया मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं कमाना है, बस इसलिए सस्ते में बेच रहा हूं। सच में कमला, ये घड़ा हमारी किस्मत बदल रहा है। आज अच्छी कमाई हुई, इसलिए बाजार से चावल और तेल भी ले आया हूं। रामू हर दिन ऐसे ही करता है। देखते ही देखते कुछ समय बाद उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं।
एक शाम रामू और कमला आपस में बात कर रहे होते हैं। कमला, अब हमारे पास ठीक ठाक पैसे जमा हो गए हैं। फल बेचते बेचते अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके हैं। सोच रहा हूं इन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल लूं। सस्ते दामों पर सामान बेचूंगा, चावल दाल तेल, ताकि गांव के लोगों की भी कुछ मदद हो और हमारा घर भी चलता रहे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। सच में अगर दुकान खुल गई तो हमें रोज बाजार भागना नहीं पड़ेगा और सस्ते दामों पर बेचोगे तो लोग भी खुश होंगे। पिछले हफ्ते पड़ोस की सीमा कह रही थी कि बाजार में सब महंगा हो गया है। ऐसा करो, ये काम जल्द से जल्द शुरू कर दो। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। अगर दुकान खुली तो थोड़ा आराम भी मिले। अगर इस जादुई घड़े ने मदद की तो दुकान हमेशा सामान से भरा रहेगा। बस अब एक छोटी सी जमीन ढूंढनी पड़ेगी बाजार में। हाँ, जगह तो मिल जाएगी, पर रामू थोड़ा सावधान रहना, इस घड़े की बात किसी को पता न चल जाए। यदि लोग पूछे कि इतने सस्ते में कैसे बेच रहे हो तो बोल देना होलसेल में माल मिला तो सबके फायदे के लिए सस्ते में बेच रहा हूँ। हाँ कमला, ये बहुत अच्छा बहाना है लोगों को बताने के लिए। बहुत जल्द ही रामू अपनी एक छोटी सी राशन की दुकान खोल लेता है। रामू की छोटी सी दुकान गांव के बाजार के कोने में है, जहां हमेशा गांव वालों की भीड़ लगी ही रहती है, क्योंकि वो राशन का सामान काफी सस्ते में दे रहा था। रामू के दुकान से थोड़ी दूरी पर गोपाल की राशन की दुकान भी थी, परंतु जब से रामू ने अपनी राशन की दुकान खोली है, तब से लगभग गोपाल की दुकान खाली ही रहती है, जिस कारण वो रामू से बहुत चिढ़ा हुआ था। ये क्या हो रहा है? उस रामू के दुकान में ऐसा क्या है जो मेरे दुकान में नहीं है? पहले तो कभी ये लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट काट कर 4 पैसे कमाता था, और अब देखो पूरे गांव वाले उसी के पास से सामान ले रहे हैं। इसकी वजह से मेरी दुकान तो पूरी तरह से सुनी हो चुकी है। आखिर ये रामू अचानक से कहां से आ गया और इतने सस्ते दामों पर सामान कैसे बेच रहा है? पूरे बाजार में चावल 7 रुपए किलो है और ये 3 रुपए किलो बेच रहा है। तेल 8 रुपए का है, ये 4 में बेच रहा है। इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है, वरना एक समय का गरीब लकड़हारा इतना सारा सामान कहां से लाएगा? कुछ समय पहले तो खाने का मोहताज था और अब देखो लोगों को आधे दाम पर अनाज बांट रहा है। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। लगता है रात को इसके घर जाना होगा। चुपके से देखूंगा कि ये क्या कर रहा है। अगर कोई चाल है तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। मैं इस रामू को अपने से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। रात गहरी हो चुकी थी। गोपाल भी अंधेरे का फायदा उठाकर रामू के घर के बाहर पहुंचकर चुपचाप खिड़की के बाहर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त रामू और कमला अपने दुकान के लिए जादुई घड़े से और सामान निकाल रहे होते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि खिड़की के बाहर से गोपाल उन पर नजर रख रहा है। गोपाल बाहर से जादुई घड़े का जादू देख लेता है। उसके सामने रामू जब घड़े में गेहूं डालता है तो वो घड़े के बाहर कई गुना होकर आता है। ये सब देखकर खिड़की के बाहर खड़ा गोपाल सोचने लगता है। तो ये है इसका राज। ये जादुई घड़े से राशन निकाल निकाल कर लोगों को इतने सस्ते में बेच रहा है। मैं तो सोच रहा था कहीं से सस्ता माल लेकर आ रहा होगा, पर यह मामला तो कुछ और ही है। अब बस इन दोनों को सो जाने दो, मैं ये जादुई घड़ा उठा ले जाऊंगा। कुछ समय बाद जब रामू और कमला सो जाते हैं और गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त गोपाल उनके घर में आता है और वो जादुई घड़ा लेकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब रामू का ये जादुई घड़ा मेरे काम आएगा। इससे मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक काम करता हूं, अपने जीवन भर की जमा पूंजी सब कुछ इसमें डाल देता हूं और जितना मिलेगा उसको फिर से इसमें डाल के और कई गुना कर लूंगा और गांव में सभी दुकानों को खरीद लूंगा। गोपाल लालच में पड़कर अपने पास रखे सारे पैसे, सोने चांदी के जेवरात, सब कुछ उस घड़े में डाल देता है। गोपाल सब कुछ घड़े में डालकर उसके बढ़ने का इंतजार कर रहा होता है, पर होता कुछ अलग है। देखते ही देखते कुछ देर में सब कुछ गायब हो जाता है। ये देखकर गोपाल बहुत डर जाता है। ये क्या मजाक है? इसने तो मेरे सारे सामान को ही गायब कर दिया। इस जादुई घड़े ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हरि के यहां तो काम कर रहा था, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहा है? ये तो बेकार का घड़ा है। गोपाल जादुई घड़े को पटक कर कोसने लगता है। तभी घड़े से फिर से वही धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते वो मायावी फिर से सामने आ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। गोपाल, तूने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर भी तुझे कुछ नहीं समझ आया।
ये घड़ा सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो सच्चा और मेहनती होता है, और तुमने इसका इस्तेमाल लालच और जलन के लिए किया है। तूने रामू को इतना बढ़ते देख उससे जलन की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की, जिस कारण तूने अपनी सारी जमा पूंजी भी खो दी है। मैंने रामू और कमला को साफ साफ कहा था कि ये घड़ा सिर्फ तुम्हारी तभी मदद करेगा जब तक तुम इसका इस्तेमाल बिना लालच के करोगे। तूने अपने लालच के चक्कर में रामू के घर से इसे चुराकर बहुत गलत किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अब अपनी बाकी की जिंदगी एक बंदर बनकर रहेगा। मायावी के इतना कहते ही गोपाल एक बंदर में बदल जाता है और वो जादुई घड़ा उसके घर से गायब होकर फिर से रामू के घर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, लकड़हारे की सच्चाई और मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी, जबकि चोर की लालच ने उसे बर्बादी की राह पर पहुंचा दिया। यही सिखाता है ये किस्सा कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, और जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।